सोचो, बचपन में तुम्हारे पिता को तुम्हारी आंखों के सामने एक रहस्यमयी पंथ मार दे और तुम्हें सालों तक पता ही न चले कि वे लोग कौन थे। 12 साल बाद ईव माइकारो को वही निशान दोबारा मिलता है और यहीं से शुरू होती है उसके बदले की एक खूनी यात्रा। लेकिन असली झटका तब लगता है जब ईव को पता चलता है कि जिस पंथ को वह खत्म करने निकली है उसका संबंध उसके अपने परिवार से ही है। अब सवाल यह है, क्या ईव अपने पिता का बदला ले पाएगी या फिर जॉन विक और हथियारों की पूरी दुनिया उसके रास्ते में आ जाएगी। कहानी की शुरुआत एक छोटी सी लड़की ईव माइकारो से होती है जो अपने पिता जेवियर के साथ रह रही होती है। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है लेकिन जेवियर साफ तौर पर किसी खतरे का इंतजार कर रहा होता है। ईव के पास बैलेरीना वाला एक म्यूजिक बॉक्स है जो उसके बचपन और उसके छूटे हुए परिवार की याद दिलाता है। जेवियर उससे उसकी बड़ी बहन का भी जिक्र करता है जिसे ईव ठीक से याद भी नहीं कर पाती। लेकिन अचानक जेवियर को महसूस होता है कि घर के आसपास कोई हलचल हो रही है। वह ईव को छिपने का इशारा देता है और अपने हथियार तैयार कर लेता है। कुछ ही सेकंड्स में हथियारबंद कातिल घर के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। ये कोई आम भाड़े के कातिल नहीं है। इन सभी का ताल्लुक एक रहस्यमयी संगठन से है जिसका लीडर एड चांसलर है। चांसलर जेवियर के सामने आकर साफ करता है कि जेवियर कभी उनके गिरोह का हिस्सा हुआ करता था और उसने उनकी एक औरत से शादी की थी। बाद में जेवियर ईव को लेकर उनसे भाग निकला। अब चांसलर ईव को वापस चाहता है। जेवियर जानता है कि आत्मसमर्पण करने का मतलब अपनी बेटी को उसी हिंसक दुनिया में धकेलना होगा जहां से वह उसे बचाने के लिए भागा था। इसलिए वह लड़ने का रास्ता चुनता है और अब ईव के सामने उसके बचपन की वह रात शुरू होती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। जेवियर हमलावरों को रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। चांसलर उस पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश करता है जैसे जेवियर के पास सिर्फ 2 बुरे विकल्प ही बचे हों। मगर जेवियर का फैसला साफ है, चाहे उसकी अपनी जान चली जाए, ईव उन लोगों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। लड़ाई के दौरान जेवियर गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। फिर भी वह ईव को लेकर घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद उसका शरीर जवाब दे देता है। छोटी ईव अपने पिता को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखती है। इसी पल से उसके भीतर दुख के साथ साथ बदले का बीज भी बोया जाता है। बाद में ईव की मुलाकात न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल के मैनेजर विंस्टन स्कॉट से होती है। विंस्टन जेवियर को जानता था और वह ईव को बताता है कि उसका पिता चाहता था कि उसे एक आजाद जिंदगी मिले। विंस्टन ईव को जेवियर के पुराने परिवार रुस्का रोमा के पास ले जाता है। बाहर से यह जगह एक बैले थिएटर और परफॉर्मेंस एकेडमी लगती है लेकिन असल में यहाँ डांसर्स के साथ साथ खतरनाक हत्यारे और रक्षक तैयार किए जाते हैं। यहाँ ईव पहली बार द डायरेक्टर से मिलती है। डायरेक्टर ईव के अंदर छिपे गुस्से और दर्द को भांप लेती है और उसे प्रस्ताव देती है कि वह इस दर्द को अपनी ताकत और अनुशासन में बदल सकती है। ईव के पास अब रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए वह रुस्का रोमा को ही अपना नया परिवार चुन लेती है। रुस्का रोमा में ईव की असली ट्रेनिंग नोगी की देखरेख में शुरू होती है। नोगी उसे बताती है कि जेवियर भी एक किकीमोरा था। इस नाम मतलब सिर्फ एक कातिल होना नहीं है। किकीमोरा खतरनाक लोगों के लिए एक खौफनाक सपना बन सकती है लेकिन बेगुनाह लोगों के लिए एक ढाल और रक्षक भी। यानी ईव को भविष्य में यह तय करना होगा कि उसके हुनर का इस्तेमाल तबाही के लिए होगा या किसी की हिफाजत के लिए। अगले कई सालों तक ईव की जिंदगी आम बचपन से बिल्कुल अलग हो जाती है। सुबह बैले डांस, फिर हथियार चलाने की ट्रेनिंग, आमने सामने की लड़ाई, सहन शक्ति और बॉडीगार्ड ड्रिल्स। बैले के दौरान उसके पैर खून से भर जाते हैं लेकिन वह रुकती नहीं। हर चोट उसे अपने पिता की मौत की याद दिलाती है और उसे आगे बढ़ने का हौसला देती है। धीरे धीरे छोटी ईव एक समझदार और युवा ईव में बदल जाती है। उसके साथ ट्रेनिंग ले रही करीबियों में तातियाना होती है जो पैदाइशी तौर पर एक बेहतरीन डांसर है। तातियाना ईव से पूछती भी है कि वह खुद को इतना दर्द क्यों देती है, लेकिन ईव का मकसद सिर्फ एक डांसर बनना नहीं है। वह उस दिन के लिए खुद को तैयार करना चाहती है जब उसे अपने पिता के कातिलों का कोई सुराग मिले। वेपन्स ट्रेनिंग के दौरान भी नोगी बार बार एक ही सिद्धांत सिखाती है, एक रक्षक का काम सिर्फ दुश्मन को मारना नहीं बल्कि जिसकी हिफाजत की जा रही है उसे जिंदा रखना है। ईव तकनीकी रूप से मजबूत होती जा रही है लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती शारीरिक बनावट और ताकत की कमी है और नोगी इसी कमजोरी को उसकी सबसे बड़ी ताकत बनाने वाली है। बड़ी हो चुकी ईव लड़ाई में तेज तो है लेकिन ट्रेनिंग के एक अहम टेस्ट में शारीरिक रूप से बड़ा प्रतिद्वंद्वी उसे बार बार पछाड़ देता है। ईव हताशा में कहती है कि सामने वाला उससे ज्यादा ताकतवर है। नोगी इस बहाने को तुरंत खारिज कर देती है। उसके मुताबिक ईव हमेशा अपने दुश्मनों से कद में छोटी और शारीरिक रूप से कमजोर ही रहेगी, इसलिए अगर वह उनके हिसाब से लड़ेगी तो हमेशा हारेगी। जीतने के लिए नियम बदलने पड़ेंगे। आसपास के माहौल का इस्तेमाल करो, मौके पर दिमाग चलाओ, गैर वाजिब फायदा उठाओ और दुश्मन की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करो। अगली राउंड में ईव ठीक यही करती है और लड़ाई का पासा पलट जाता है। ये सबक बाद में उसकी हर असली जंग में नजर आता है जहां हथियार न होने पर प्लेट्स, चाकू, ग्रेनेड, आइस स्केट्स या यहाँ तक कि आग भी उसका हथियार बन जाती है। ट्रेनिंग के साथ साथ ईव और तातियाना का रिश्ता बना रहता है। तातियाना एक असाधारण बैलेरीना है मगर डायरेक्टर के लिए सिर्फ बैले का हुनर ही काफी नहीं है। एक दिन ईव ध्यान देती है कि तातियाना का सामान गायब है। डायरेक्टर उसे बताती है कि तातियाना को इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है क्योंकि उसके अंदर वह कातिलाना जुनून नहीं था जिसकी मांग रुस्का रोमा करता है। ईव के लिए यह एक कड़वी सच्चाई है। यहाँ प्रतिभा से ज्यादा इस बात की कीमत है कि क्या तुम जान लेने जैसा खौफनाक फैसला ले सकती हो या नहीं। डायरेक्टर को ईव के अंदर वह खौफनाक अंधेरा नजर आ रहा है। ईव खुद जिद करती है कि वह मैदान में उतरने के लिए तैयार है। डायरेक्टर आखिरकार मान जाती है और कहती है कि अब उसकी ट्रेनिंग का आखिरी पड़ाव शुरू होगा। ईव सोच रही थी कि
कि आखिरी पड़ाव कोई और ट्रेनिंग ड्रिल होगी, मगर रुस्का रोमा के लिए ग्रेजुएशन का मतलब असली खून बहाना है। उसके सामने संगठन की एक पूर्व सदस्य को लाया जाता है, एक ऐसी कातिल जो कभी ईव की तरह ही इसी व्यवस्था का हिस्सा थी, लेकिन अब नियमों से बाहर हो चुकी है। ईव को समझ आ जाता है कि यह कोई दिखावटी टेस्ट नहीं है। अगर वह ट्रिगर नहीं दबाती तो डायरेक्टर की नजर में वह किकीमोरा बनने के लिए तैयार नहीं है। इसी पल ईव को तातियाना और अपनी स्थिति का फर्क समझ आता है। तातियाना के पास सिर्फ उदासी थी, लेकिन ईव के अंदर बचपन से जमा हुआ दर्द और भयंकर गुस्सा मौजूद है। ईव अपनी हिचकिचाहट पर काबू पाकर इस आखिरी परीक्षा को पूरा करती है। अब वह सिर्फ एक स्टूडेंट बैलेरीना नहीं रही, वह आधिकारिक तौर पर रुस्का रोमा की किकीमोरा यानी एक पेशेवर कातिल और रक्षक बन चुकी है। लेकिन इसी मोड़ पर यह कहानी सीधे जॉन विक की दुनिया से जुड़ जाती है। जॉन विक अपने खतरनाक मिशन और हाई टेबल की मुसीबतों के बीच रुस्का रोमा के मुख्यालय में डायरेक्टर से मिलने आता है। ईव उस महान कातिल को पहचान लेती है जिसकी कहानियां सबने सुनी होती हैं। जब जॉन बाहर जा रहा होता है तो ईव उसे रोकती है। उसका सवाल सीधा है, वह जॉन जैसे काम की शुरुआत कैसे करे। जॉन इस रास्ते को कोई महान या आकर्षक काम बताकर बड़ाई नहीं करता, वह सीधे तौर पर चेतावनी देता है कि अभी भी यहां से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। ईव उल्टा सवाल करती है कि फिर जॉन खुद इस रास्ते से बाहर क्यों नहीं निकला। इस मुलाकात का असली मतलब ईव को बाद में समझ आएगा, जब बदले की आग उसे भी ठीक जॉन की तरह नियमों और अंजामों के जाल में धकेल देगी। ईव को उसका पहला आधिकारिक मैदानी काम मिलता है। इस बार किसी को जान से मारना उसका मकसद नहीं है, उसे कैतला पार्क की सुरक्षा करनी है। कैतला एक ताकतवर क्लाइंट की बेटी है और खुफिया जानकारी के मुताबिक उसके पिता के विरोधी उसका अपहरण करके फिरौती या दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए ईव को -11 नाम के एक हाई एंड नाइट क्लब में एक गुप्त अंगरक्षक बनाकर भेजा जाता है। ये मिशन ईव के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ट्रेनिंग रूम के नियंत्रित माहौल और असली दुनिया के अफरा तफरी में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्लब लोगों से खचाखच भरा हुआ है, तेज संगीत बज रहा है, रंग बिरंगी लाइटें चमक रही हैं और हर तरफ आम लोग आ जा रहे हैं। ईव थोड़ी दूरी से कैतला पर नजर रखती है और किसी भी संदिग्ध हलचल को लगातार स्कैन करती रहती है। कुछ देर तक सब कुछ सामान्य लगता है। कैतला अपनी शाम का मजा ले रही होती है और ईव पृष्ठभूमि में रहकर एक अदृश्य सुरक्षा ढाल बनी रहती है। लेकिन तभी ईव एक गिरोह को बहुत ही संदिग्ध तालमेल के साथ कैतला की तरफ बढ़ते हुए देखती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि अपहरण की कोशिश शुरू हो चुकी है। हमलावर कैतला तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और ईव को पहली बार किसी लाइव माहौल में अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। रबर और पॉलीमर की गोलियों और सीमित हथियारों के बावजूद वह हमलावरों को रोकती है, आमने सामने की लड़ाई में आसपास के माहौल का इस्तेमाल करती है और कैतला को उनके चंगुल से बाहर निकाल लेती है। ईव को भी घूंसे पड़ते हैं, वह भी हाथापाई में संघर्ष करती है, लेकिन वह ठीक नोगी के दिए सबक पर चलती है। ताकतवर दुश्मन के हिसाब से मत लड़ो, बल्कि खेल के नियम बदल दो। और आखिरकार कैतला ईव के साथ जिंदा और सुरक्षित बाहर निकल आती है। कैतला का मिशन पूरा करने के बाद ईव साबित कर चुकी होती है कि वह मैदान में टिक सकती है। अगले 2 महीनों तक वह रुस्का रोमा के लिए और भी कई असाइनमेंट्स पूरे करती रहती है। अब किसी की हिफाजत करना या जान लेना उसकी पेशेवर दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। लेकिन एक मिशन के बाद एक अनपेक्षित हमलावर अचानक ईव पर हमला कर देता है। हाथापाई के दौरान ईव उस आदमी को मार देती है, मगर उसकी लाश की जांच करते वक्त उसकी नजर एक खास एक्स आकार के निशान पर पड़ती है। ईव वहीं ठिठक जाती है, क्योंकि ठीक यही निशान उसने बचपन में उन लोगों के शरीर पर देखा था जो उसके पिता जेवियर को मारने आए थे। 12 सालों से जिस सुराग का वह इंतजार कर रही थी, वह आखिरकार उसके सामने पड़ा था। ईव सबूत के तौर पर उस हमलावर का निशान वाला हाथ काटकर सीधे डायरेक्टर के पास पहुंच जाती है। डायरेक्टर उस निशान को देखते ही समझ जाती है कि ईव क्या खोज चुकी है। ईव जिद करती है कि उसे पूरा सच बताया जाए। डायरेक्टर खुलासा करती है कि वे निशान वाले लोग एक बेहद खतरनाक गिरोह का हिस्सा हैं, जिसके साथ रुस्का रोमा का बहुत पुराना समझौता चला आ रहा है। दोनों संगठन एक दूसरे के काम में कभी दखल नहीं देते। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि यह गिरोह आम हथियारों की दुनिया के नियमों को भी नहीं मानता। डायरेक्टर ईव को सख्त हिदायत देती है कि वह उनका पीछा बिल्कुल न करे, क्योंकि उसका यह व्यक्तिगत बदला पूरे रुस्का रोमा को एक भयंकर युद्ध में धकेल सकता है। मगर ईव के लिए अब यह किसी संगठन का मामला नहीं रह गया था। यह उसके पिता की हत्या का अनसुलझा हिसाब था और उसके चेहरे के हाव भाव से साफ जाहिर था कि वह इस हुक्म को मानने वाली नहीं है। डायरेक्टर के सीधे आदेश को अनदेखा करके ईव न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल पहुंचती है और विंस्टन से मिलती है। विंस्टन पहले उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता है कि बदले का रास्ता जवाबों से ज्यादा मुसीबतें लेकर आता है। लेकिन ईव साफ कर देती है कि चाहे विंस्टन उसकी मदद करे या न करे, वह सच खोज कर ही रहेगी। तब विंस्टन उसे एक बेहद अहम जानकारी देता है। वह बताता है कि एक्स निशान वाला यह संगठन कोई आम गिरोह या अपराध परिवार नहीं, बल्कि एक खौफनाक पंथ है। बाकी हत्यारे संगठन जहां नियमों, अनुबंधों और कारोबार के लिए जान लेते हैं, वहीं यह पंथ हिंसा को अपनी जीवन शैली मानता है और इनसे निपटना बेहद अनिश्चित और खतरनाक है। इस पंथ के असली ठिकाने का सटीक पता तो कॉन्टिनेंटल के नेटवर्क के पास भी ठीक से मौजूद नहीं है, लेकिन विंस्टन एक बारीक रास्ते का इस्तेमाल करता है। इस पंथ के सदस्य कभी कभी कॉन्टिनेंटल होटलों में ठहरते हैं, इसलिए उनका सिस्टम उनकी गतिविधियों को ट्रैक कर लेता है। इस वक्त उस निशान वाला एक सदस्य डेनियल पाइन प्राग कॉन्टिनेंटल के कमरा नंबर 315 में छिपा हुआ है। उस पर पहले से ही $20 लाख का इनाम घोषित है। अजीब बात यह है कि डेनियल अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा और भारी मात्रा में रूम सर्विस, खास तौर पर ढेर सारी आइसक्रीम मंगवा रहा है। ईव को तुरंत लगता है कि डेनियल तक पहुंचकर वह उस पंथ का ठिकाना निकलवा सकती है। विंस्टन उसे एक बार फिर आगाह करता है, कभी कभी जिन जवाबों की तलाश में हम भटकते हैं वे हमारी जिंदगी को और ज्यादा तबाह कर देते हैं। लेकिन ईव पहले ही अपना रास्ता चुन चुकी थी। वह प्राग के लिए निकल पड़ती है, बिना यह जाने कि डेनियल के कमरे में उसका इंतजार कोई खतरनाक कातिल नहीं, बल्कि एक सहमी हुई छोटी सी बच्ची
कर रही है। प्राग कॉन्टिनेंटल में ईव जानबूझकर डेनियल पाइन के ठीक बगल वाला कमरा रूम नंबर 314 लेती है। उसका प्लान सीधा है, होटल के नियमों को तोड़े बिना पाइन तक पहुंचना और उस पंथ के बारे में जानकारी हासिल करना। ईव चुपके से कमरा नंबर 315 में दाखिल होती है, मगर अंदर जाकर उसे डेनियल से पहले एक छोटी बच्ची मिलती है, एला। कमरे में आइसक्रीम और बच्चों का सामान देखकर ईव को विंस्टन की रूम सर्विस वाली बात का मतलब समझ आ जाता है। डेनियल यहाँ अकेला नहीं छिपा है, वह अपनी बेटी की हिफाजत कर रहा है। डेनियल ईव को देखते ही चौकन्ना हो जाता है। ईव साफ कर देती है कि वह इनाम हासिल करने नहीं आई है। बचपन में एक्स निशान वाले आदमियों ने उसके पिता का कत्ल किया था और उसे सिर्फ उनके ठिकाने की जानकारी चाहिए। डेनियल तुरंत समझ जाता है कि ईव ने कितनी खतरनाक दुनिया में कदम रख दिया है। ठीक इसी समय पंथ की एक ऑपरेटिव लीना कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करके डेनियल पर रखा इनाम दोगुना करवा देती है। इनाम की रकम $20 लाख से बढ़ते ही होटल में मौजूद और आसपास के सभी कातिल हरकत में आ जाते हैं। डेनियल ईव को बताता है कि यह पंथ असल में उसे मारकर एला को वापस ले जाना चाहता है। इस पंथ से कभी कोई हमेशा के लिए भाग नहीं सकता। अचानक ईव की अपनी कहानी और एला की कहानी एक जैसी नजर आने लगती है। जब ईव छोटी बच्ची थी, उसके पिता जेवियर भी ठीक इसी तरह उसे उस पंथ से दूर रखने की जंग लड़ रहे थे। डेनियल ईव के सामने एक सौदा रखता है, एला को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करो और वह बदले में उस पंथ तक पहुंचने का रास्ता बताएगा। ईव पहले थोड़ा झिझकती है, लेकिन उसके अंदर छिपे किकिमोरा का रक्षक रूप आखिरकार यह फैसला ले ही लेता है। कॉन्ट्रैक्ट की रकम दोगुनी होते ही डेनियल के कमरे पर कातिलों का भयंकर हमला हो जाता है। कॉन्टिनेंटल का सबसे अहम नियम यह है कि होटल की सीमा के अंदर हत्या करना सख्त मना है, लेकिन इनाम की रकम इतनी बड़ी है कि कुछ कातिल यह जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। डेनियल, ईव और एला गलियारों के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ईव की पहली प्राथमिकता अब जानकारी हासिल करने से बदलकर उस बच्ची की जान बचाना बन जाती है। हर मोड़ पर नए कातिल सामने आ रहे हैं, इसलिए ईव को गोलीबारी के साथ साथ आमने सामने की लड़ाई का भी सहारा लेना पड़ता है। डेनियल भी एक तजुर्बेकार कातिल है और यह बात साफ है कि वह सिर्फ एक भगोड़ा पिता नहीं है, वह इस पंथ के तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ है। हमलावर एला तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईव उनके बीच एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। यह हमला उसके कैतिला वाले मिशन से कहीं ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है। कैतिला के मामले में सिर्फ पेशेवर अपहरणकर्ता थे, लेकिन यहाँ भाड़े के कातिल और पंथ के लोग दोनों ही एक साथ पीछे पड़े हैं। डेनियल ईव को याद दिलाता है कि अगर एला वापस उस पंथ के हाथ लग गई तो उसकी किस्मत पहले से ही तय कर दी जाएगी। यही वजह है कि ईव और भी ज्यादा आक्रामक हो जाती है, क्योंकि उसे एला में अपना ही बचपन नजर आ रहा है। तीनों आखिरकार होटल के अंदरूनी हिस्से से बाहर निकलने के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन बाहर पंथ के लोग पहले से ही घात लगाए उनका इंतजार कर रहे होते हैं। ईव को लगता है कि वे कामयाबी के बेहद करीब हैं, मगर तभी डेक्स, चांसलर का बेरहम गुर्गा, सही मौके पर हमला कर देता है। डेनियल को गोली लग जाती है और वह गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर लीना ईव को पछाड़ देती है और एला को अपने साथ छीन कर ले जाती है। ईव के सामने अब एक और मासूम बच्ची उसी भयानक खौफ का सामना करने जा रही है, जिससे कभी जेवियर ने अपनी जान देकर उसे बचाया था। डेनियल को गोली लगने के बाद वह जमीन पर गिर चुका है और एला पंथ के कब्जे में चली गई है। ईव भी लड़ाई के बाद कॉन्टिनेंटल की सुरक्षा टीम की गिरफ्त में आ जाती है। यहाँ जॉन विक की दुनिया के नियम एक बार फिर बेहद अहम हो जाते हैं। होटल की सीमा के अंदर व्यावसायिक हत्या या लड़ाई करना सख्त मना है, इसलिए पकड़े गए हमलावरों को कड़ा दंड दिया जाता है। ईव से भी कड़ी पूछताछ होती है, लेकिन जांच में यह साफ हो जाता है कि उसने होटल के अंदर किसी कॉन्ट्रैक्ट को अंजाम देने की शुरुआत नहीं की थी। वह डेनियल पर रखा इनाम लेने नहीं आई थी और उसने केवल अपना बचाव किया था, इसलिए उसे मौत की सजा तो नहीं दी जाती, लेकिन तुरंत होटल छोड़कर जाने का हुक्म दे दिया जाता है। तकनीकी रूप से ईव जिंदा तो बच जाती है, लेकिन असल में उसका मिशन अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। डेनियल उस पंथ के ठिकाने की जानकारी देने की अपनी शर्त पूरी नहीं कर सका। एला का अपहरण हो चुका है और उस पंथ को अब यह भी पता चल चुका है कि ईव उनका पीछा कर रही है। कोई भी आम इंसान यहीं पर रुक जाता, लेकिन ईव नहीं। उसे समझ आ चुका है कि एला को बचाना अब सिर्फ डेनियल के साथ हुए सौदे का हिस्सा नहीं है, वह अपने पिता जेवियर के बलिदान को दोबारा दोहराए जाने से रोकना चाहती है। इस पंथ ने कभी ईव का बचपन तबाह किया था और अब वही व्यवस्था एला को भी अपना शिकार बनाने जा रही है। प्राग छोड़ने से पहले ईव एक हथियार विक्रेता का पता निकालती है, फ्रैंक हथियारों की गुप्त दुनिया में उच्च स्तर के हथियार सप्लाई करता है और वह गुप्त संगठनों की अफवाहों और खबरों से भी अच्छी तरह वाकिफ है। ईव उसकी दुकान में दाखिल होकर बस एक सीधी सी मांग करती है। वह शिकार पर निकल रही है और उसका शिकार कोई छोटा मोटा जानवर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा शिकारी है। अब बदले की यह खोज सीधे एक खूनी जंग में बदलने वाली है। फ्रैंक ईव को राइफलन, शॉटगन और कम दूरी के हथियार दिखा रहा होता है, लेकिन सौदा पूरा होने से पहले ही पंथ के लोग उनकी लोकेशन ट्रैक करके दुकान पर हमला बोल देते हैं। अंधाधुंध गोलीबारी से वह दुकान जंग का मैदान बन जाती है। ईव आम हथियारों से हमलावरों को रोकने की कोशिश करती है, मगर वे कमरों और गलियारों के रास्ते तेजी से आगे बढ़ते चले आते हैं। तभी ईव की नजर ग्रेनेड से भरे एक बक्से पर पड़ती है। यहाँ नोगी की दी हुई ट्रेनिंग एक बार फिर काम आती है। दुश्मन के हिसाब से उसकी शर्तों पर कभी मत लड़ो। ईव ग्रेनेड को सिर्फ फेंकती ही नहीं, बल्कि आमने सामने की हाथापाई में भी उनका इस्तेमाल करती है। वह धमाकों से बचने के लिए दीवारों, मेजों और फर्नीचर को ढाल बनाती है और तंग जगहों पर सही टाइमिंग के साथ धमाके करके हमलावरों का सफाया कर देती है। दुकान के संकरे गलियारों की वजह से हर धमाका ईव के लिए भी उतना ही खतरनाक था, लेकिन आखिरकार सारे हमलावर मारे जाते हैं। इस हमले से यह साफ हो जाता है कि पंथ अब ईव को एक बहुत बड़ा
खतरा मान रहा है। फ्रैंक भी समझ जाता है कि अब बातें छिपाने का कोई फायदा नहीं है। वह ईव को बताता है कि पंथ के सटीक ठिकाने की पुष्टि तो नहीं है, लेकिन अफवाहें ऑस्ट्रिया के पहाड़ों के एक इलाके की तरफ इशारा करती हैं, ऑस्ट्रिया का हालस्टैट। फ्रैंक ईव को उस इलाके की जानकारी देता है और ईव गाड़ी लेकर ऑस्ट्रिया की तरफ निकल पड़ती है। इसी दौरान डायरेक्टर फोन पर उससे जवाब तलब करती है। वह ईव को याद दिलाती है कि उसने सीधे आदेश की अनदेखी की है और अगर पंथ ने इसे रूस का रोमा का हमला माना तो सालों पुराना समझौता और शांति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। डायरेक्टर उसे वापस लौटने का एक आखिरी मौका देती है, लेकिन ईव डेनियल और एला को इस हाल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती और पहाड़ियों की तरफ बढ़ती रहती है। हालस्टैट पहुंचने पर वह जगह पहली नजर में बेहद शांत और खूबसूरत लगती है, बर्फ से ढके पहाड़, झील और खामोश घर। लेकिन ईव को जल्द ही इस बात का एहसास हो जाता है कि वहां के स्थानीय लोग उसकी हर हलचल पर पैनी नजर रख रहे हैं। वह एक रेस्तरां में रुकती है जहां का माहौल काफी संदिग्ध होता है। तभी पहला हमला होता है और ईव को यह खौफनाक सच समझ में आता है कि यह पंथ किसी छिपे हुए ठिकाने में नहीं रहता, बल्कि यह पूरा का पूरा कस्बा ही उस पंथ का हिस्सा है। दुकानदार, मजदूर और आम निवासी सब आपस में जुड़े हुए हैं। ईव अब एक ऐसे जिंदा किले के अंदर कदम रख चुकी थी जहां हर तरफ से मौत आ सकती थी। ईव अब हालस्टैट में आधिकारिक तौर पर सबका निशाना बन चुकी थी। रेस्तरां से बाहर निकलते ही हर दिशा से हथियारबंद लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये कोई आम गिरोह नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा कस्बा ही एक कातिल नेटवर्क की तरह काम कर रहा था। कोई रास्ता बंद कर रहा था, कोई खिड़की से गोलियां चला रहा था, तो कोई ईव की लोकेशन आगे पहुंचा रहा था। कस्बे का द आई नाम का गुर्गा इन सभी गतिविधियों पर नजर रखकर चांसलर को पल पल की जानकारी भेज रहा था। ईव के पास छिपने के लिए लगभग कोई सुरक्षित जगह नहीं बची थी। लड़ाई के दौरान वह रसोई के बर्तनों, फर्नीचर, चाकुओं और जो भी चीज हाथ आती उसे अपना हथियार बना लेती है। एक मौके पर तो वह आइस स्केट्स का इस्तेमाल भी एक खतरनाक हथियार की तरह करती है, लेकिन हमलावरों की तादाद बहुत ज्यादा थी और लगातार हो रही लड़ाई ईव को बुरी तरह थका देती है। दाई पूरे कस्बे में कड़े नियम लागू कर देता है और बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। ईव कुछ हमलावरों को तो ढेर कर देती है, मगर आखिरकार पंथ के लोग उसे पछाड़कर अपना बंदी बना लेते हैं। इस समय एला भी चांसलर के कब्जे में होती है। चांसलर उसे यह समझा रहा होता है कि डेनियल ने अपने परिवार की परंपराओं से गद्दारी की है और वह उसे उसके असली परिवार से दूर ले जाना चाहता था। जब ईव को चांसलर के सामने लाया जाता है तो वह ईव को हालस्टैट का कड़वा सच बताता है। उसके मुताबिक यह जगह पूर्व कातिलों और उनके परिवारों के लिए एक पनाहगाह है, लेकिन यहाँ परिवार का मतलब आजादी नहीं बल्कि वफादारी और खून का रिश्ता है। तभी कहानी का सबसे बड़ा झटका लगता है। डेनियल पाइन असल में चांसलर का अपना ही बेटा है और एला उसकी पोती है। डेनियल ने इस पंथ को ठुकराकर एला को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की थी और इसीलिए चांसलर ने अपने ही बेटे के सिर पर इनाम रखवा दिया था। जब ईव अपने पिता जेवियर का जिक्र करती है और बताती है कि एक्स निशान वाले आदमियों ने उसके पिता का कत्ल किया था, तब चांसलर को उसकी असली पहचान समझ आ जाती है। ईव वही बच्ची है जिसे वह 12 साल पहले वापस लेने आया था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। कमरे में मौजूद लीना असल में ईव की बड़ी बहन होती है, जिसे ईव बचपन से लगभग भूल ही चुकी थी। अब ईव को समझ आता है कि उसके पिता और उसके परिवार का इतिहास उसकी सोच से कहीं ज्यादा उलझा हुआ और भयानक था। ईव पंथ के लोगों से लड़ते हुए उनके चंगुल से निकलने की कोशिश करती है। वह एक एक करके हमलावरों का मुकाबला करती है और आखिरकार वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद लीना ईव को उसके परिवार का पूरा सच बताती है। ईव को पता चलता है कि उसका और लीना दोनों का जन्म हालस्टैट में ही हुआ था। जेवियर एक बाहरी इंसान था जो इस पंथ की एक लड़की के प्यार में पड़ गया था, लेकिन पंथ का खौफनाक सच देखने के बाद जेवियर ने फैसला किया कि वह कम से कम ईव को यहाँ से निकालकर एक सामान्य जिंदगी देगा। लीना के मुताबिक वह खुद तब तक पंथ की ट्रेनिंग और हिंसा में इतनी गहराई तक धंस चुकी थी कि जेवियर उसे अपने साथ नहीं ले जा सका। ईव के लिए इस सच को स्वीकार करना बेहद मुश्किल होता है। लीना जेवियर को हीरो नहीं बल्कि एक गद्दार मानती है और कहती है कि चांसलर उस रात ईव का अपहरण करने नहीं बल्कि उसे घर वापस लाने आया था। ईव इस बात को सिरे से खारिज कर देती है क्योंकि उसके लिए परिवार वह नहीं है जो बच्चों को कातिल बनाए। लीना जवाब देती है कि रुस्का रोमा ने भी तो ईव को कातिल ही बनाया है, लेकिन ईव कहती है कि उसने किकीमोरा बनना खुद चुना था। इसी बीच चांसलर को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और वह आदेश देता है कि लीना और ईव दोनों को मार दिया जाए। केबिन पर ग्रेनेड से हमला होता है। ईव किसी तरह बच निकलती है, लेकिन लीना गंभीर रूप से जख्मी होकर दम तोड़ देती है। अब ईव चांसलर को चेतावनी देती है कि यह जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वह मारा नहीं जाता। चांसलर डायरेक्टर को सीधे युद्ध की धमकी देता है। डायरेक्टर ईव को रोकने के लिए अपने सबसे खतरनाक कातिल को भेजती है, जॉन विक। कस्बा अचानक बिल्कुल खामोश हो जाता है और बर्फ से ढकी सड़क पर जॉन विक सामने आ जाता है। ईव तुरंत समझ जाती है कि उसे डायरेक्टर ने भेजा है। दोनों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन जॉन बार बार ईव को मौका देता है कि वह यहाँ से चली जाए। ईव साफ मना कर देती है और कहती है कि जेवियर, लीना और एला के बाद वह चांसलर को जिंदा नहीं छोड़ सकती। जॉन उसके बदले की आग और दर्द को समझता है और इसी वजह से वह तुरंत डायरेक्टर के आदेश का पालन नहीं करता। जॉन आखिरकार ईव को एक आखिरी समय सीमा देता है, आधी रात तक चांसलर को खत्म करो, उसके बाद नियम और उनके नतीजे लागू होंगे। पंथ के निगरानी तंत्र को पता चल जाता है कि जॉन ने ईव को नहीं मारा, इसलिए चांसलर तुरंत पूरे कस्बे में शिकार का हुक्म दोबारा जारी कर देता है। लाउडस्पीकरों पर आदेश गूंज उठता है कि हर नागरिक उस बाहरी लड़की का शिकार करे। ईव के पास अब बहुत कम वक्त बचा है और पूरा हालस्टैट उसके खिलाफ खड़ा है। ईव चांसलर तक पहुंचने के लिए कस्बे के सुरक्षा तंत्र को तोड़ना शुरू करती है। सड़कों, छतों और इमारतों पर पंथ के लोग मोर्चा संभाल चुके होते हैं। ईव सीधे हमले के बजाय अपनी तेज रफ्तार और आसपास के माहौल का फायदा उठाते हुए एक हथियार भंडार तक पहुंचती है। जैसे ही उसकी मौजूदगी का पता चलता है, कई टीमें हथियार भंडार की तरफ भेज दी जाती हैं। अब कमरों और गलियारों में ताबड़तोड़ लड़ाई
लड़ाई शुरू हो जाती है। ईव बंदूकें, चाकू और जो भी हथियार मिलता है उसका इस्तेमाल करके हमलावरों को एक एक करके ढेर करती जाती है। लगातार हो रही लड़ाई की वजह से वह बुरी तरह थक रही होती है, लेकिन वह रुकती नहीं। हथियार भंडार से निकलने के बाद यह पीछा भूमिगत सुरंगों तक पहुंच जाता है, जहां ईव अंधेरे, मोड़ों और धमाकों का पूरा फायदा उठाती है। उधर चांसलर के लोग घबराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें जॉन विक का ठिकाना भी नहीं मिल रहा होता। चांसलर समझ जाता है कि बाबा यागा अब तटस्थ नहीं रहा और वह परोक्ष रूप से ईव की मदद कर रहा है। अब हालस्टैट को सिर्फ ईव ही नहीं बल्कि दो बेहद खतरनाक कातिलों का सामना करना पड़ रहा था। जॉन के दखल के बाद हालस्टैट का सुरक्षा ढांचा पूरी तरह ढहने लगता है। चांसलर के सलाहकार आखिरकार उसे मना लेते हैं कि अपनी सत्ता की गद्दी पर बने रहना सीधे मौत को गले लगाने जैसा होगा, खासकर तब जब वे जॉन विक का सुराग खो चुके हैं। चांसलर न चाहते हुए भी एला को गाड़ी में डालकर वहां से भागने की कोशिश करता है। एला विरोध करती है, क्योंकि वह अपने पिता डेनियल के पास वापस जाना चाहती है। इस बीच ईव जलती हुई सड़कों और बचे हुए पंथ के हमलावरों के बीच से रास्ता बनाती हुई चांसलर के भागने के रास्ते को रोक देती है। अब बदला लेना और एला को बचाना दोनों एक ही मकसद बन चुके थे। जब ईव आखिरकार गाड़ी को रोककर चांसलर का सामना करती है तो चांसलर शारीरिक हाथापाई के बजाय उसके दिमाग पर चोट करता है। वह बहस करता है कि ईव कुछ भी नहीं बदल सकती। अगर वह उसे मार भी दे तो भी हालस्टैट के बचे हुए लोग, बच्चे और इस पंथ की विचारधारा हमेशा जिंदा रहेगी। उसका सबसे बड़ा तर्क किस्मत था। जेवियर ने ईव को यहाँ से दूर निकाल दिया, फिर भी रुस्का रोमा ने उसे कातिल ही बना दिया। लीना कातिल बनी, ईव कातिल बनी और चांसलर के मुताबिक एला का भविष्य भी पहले से तय हो चुका है। यानी उसकी नजर में हिंसा ईव के खून में दौड़ रही है। चांसलर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि ईव उसे गोली मार देती है। अपने पिता की हत्या का बदला आखिरकार पूरा हो जाता है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।